नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम इमेजेस में। इमेजेस में दोस्तों आप जानते हैं हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ख़ास मेहमान से, उन महिलाओं से जो अपने अपने क्षेत्रों में मकाम हासिल कर चुकी हैं, नई नई बुलंदियों तक पहुंच चुकी हैं। आज भी आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी ही कामयाब शख्सियत से। लेकिन जब भी हम कामयाबी की बात करते हैं, बुलंदियों की बात करते हैं, सपनों की बात करते हैं, तो एक बात हमेशा कही जाती है कि उड़ान भरना। लेकिन शाब्दिक रूप से परे वाकई उड़ान भरने का मतलब क्या होता है, ये एक पायलट से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो आज इमेजेस में आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं पेशे से पायलट दीपा यादव चौधरी जी से। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेजेस में। थैंक यू जी, सबसे पहली बात आपको देख के जो मन में आती है वो ये कि आप जब इस क्षेत्र में आई, जब आप फ्लाइंग के क्षेत्र में आई, उस वक्त में हम बात कर रहे हैं अर्ली 90s की, तो तब तो मुझे लगता है कि लड़कियां या औरतें जो हैं वो इस क्षेत्र में आने के लिए सोचती भी नहीं होंगी और बहुत सारे एवेन्यूज़ भी नहीं होंगे। आपने पायलट बनने का कैसे सोचा? बचपन से मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं। पढ़ाई लिखाई से तो डर लगता नहीं था, तो पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। तो पेरेंट्स ने यही सिखाया था, बेटा जो कुछ करना चाहो तुम पा सकती हो, तुम कर सकती हो। तो ऐसे ही एक दिन हम पढ़ लिख रहे थे और मैं एटलस देख रही थी। ज्योग्राफी का मेरा कुछ प्रोजेक्ट था और मैं एटलस में पढ़ाई कर रही थी और साथ साथ में अपनी डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स सब चेक कर रही थी। अब वो चेक करते करते मैंने मैप में दिल्ली ढूंढा, फिर दिल्ली के साथ साथ मैंने गुड़गांव देखा, फिर गुड़गांव के साथ साथ मैं ढूंढते ढूंढते रेवाड़ी की तरफ गई और रेवाड़ी में अपने पैटर्नल अपने विलेज का नाम ढूंढने लगी जो कि नहचाना है। तो नहचाना का नाम देखने लगी और उसमें कहीं दिखाई नहीं दिया मैप के अंदर। तो मैंने अपने फादर से पूछा जो साथ में बैठे हुए थे, मैंने कहा डैड इसमें अपने गांव का नाम नहीं दिख रहा है इस मैप में। तो मेरे फादर का जो आंसर था वो मेरा इतना बड़ा इंस्पिरेशन बन गया लाइफ में। मेरे फादर ने कहा कि अभी तो नाम नहीं है इसके अंदर तुम्हारे गांव का, पर अगर तुम कुछ ऐसा करोगी, बड़ा काम, कुछ अच्छा काम, और लाइफ में कुछ अच्छा करोगी, कुछ बड़ा काम करोगी, तो तुम्हारे गांव का नाम भी इस मैप के ऊपर होगा। तो मुझे उस दिन लगा कि अगर मैं कुछ वाकई में कर पाई तो सच में मेरे गांव का नाम एटलस पे आ जाएगा। तो वो मेरी एक इंस्पिरेशन बन गई और इसी इंस्पिरेशन को लेके मैं आगे बढ़ती रही आगे। तो पूरा एक फैमिली स्ट्रक्चर और एक प्रोफेशन को साथ में चलता रहना ही एक सक्सेसफुल लाइफ मैं कहूँगी। और उसमें मेरी माँ का बहुत हाथ रहा है और हमेशा टाइम से हर चीज़ करवाना और प्रोत्साहित करना, ये नहीं कि तुम नहीं कर सकती, तुम घर का काम करो, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाई के वक्त पूरी पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, ये भी करो। वो टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी हम 4 भाई बहनों को पढ़ाने के लिए। तो एक अच्छी माँ और एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना वो मैंने अपनी माँ से सीखा। इतनी छोटी उम्र में आपको ये अंदाज़ा था कि प्लेन उड़ाए जाते हैं, कि ये कोई प्रोफेशन होता है, आपको इस तरफ आना है? क्योंकि उस समय जो बच्चा फील करता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आगे जाके करियर बनाना बिल्कुल अलग चीज़ है। जब मैं छोटी थी उसी टाइम में ही मेरे दादाजी सफदरजंग एयरपोर्ट के पास ही रहते थे और दिल्ली पुलिस में थे, तो लोधी रोड पे उनका रेजिडेंस था। मैं अक्सर जब होश संभाला तो मैं थोड़े से अपनी जो भी पॉकेट मनी होती है वो कलेक्ट करके आई यूज़ टू टेक पे मनी एंड वो मैं अपनी जॉयराइड के लिए यूज़ करती थी। तो मैं देखती थी वो जो पायलट हैं वो लेकर जा रहे हैं जहाज़ में, 2 सीट वाला जहाज़ होता था, ट्रेनिंग वहाँ पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब में, और मैं वो पैसे जोड़ के अपनी जॉयराइड के लिए मैं उसमें जॉयराइड के लिए जाया करती थी। और फिर मैं ऊपर से देखा करती थी ब्रिज इतना छोटा लग रहा है, छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं और एक एडवेंचर की फीलिंग होती थी ऊपर जाके। तो मुझे था कि एक दिन मुझे पायलट की सीट पे बैठना है और ये जहाज़ खुद चलाना है। जब करियर बनाने की बात आती है, एक फॉर्मल ट्रेनिंग की बात आती है, एकेडमिकली अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाने की बात आती है, तो वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? कैसे अपने पेरेंट्स को आपने कन्विंस किया इसके लिए? उस टाइम में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, बिकॉज उस टाइम में लेडीज़ बहुत कम इस प्रोफेशन में जाया करती थी।
ये 90s की बात है। 91 में मैंने अपना फ्लाइंग कर ट्रेनिंग स्टार्ट किया और 93 में मैंने अपना लाइसेंस ले लिया करनाल एविएशन क्लब से। तो इनिशियली मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक चीज़ थी इसमें खर्चा बहुत आता है, तो थोड़ा सा कंसर्न ये था कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। उसके लिए मैंने स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स दिए, हरियाणा गवर्नमेंट से मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैंने अपनी सारी फ्लाइंग हरियाणा स्कॉलरशिप के थ्रू कंप्लीट की, जिसके लिए मुझे बहुत कम अमाउंट 25% देना पड़ा। तो उससे काम और आसान हो गया। पेरेंट्स को लगा कि हाँ बच्चे का दिल है तो इसको करने देते हैं, इतना है, इसने स्कॉलरशिप भी ले ली है और इतनी चाह भी है, इसका पैशन है, तो लेट हर ट्राई। और पेरेंट्स ने कभी लड़का लड़की में फ़र्क समझा नहीं था, पर सिर्फ यही था कि दूर जाएगी और ऐसा प्रोफेशन जिसमें मेल ओरिएंटेड है जिसे हम कहते हैं, उसमें कैसे रहेगी, कल को शादी होगी तो कैसे घर संभालेगी, प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब ख्याल उनके दिल में थे, इसलिए वो मना कर रहे थे। बट मेरी चाह के आगे उन्होंने भी सर झुका दिया और मुझे करने दिया और आज उनको मुझ पे बहुत गर्व है और मैं भी खुश हूँ और वो भी बहुत खुश हैं। इस तरह का प्रोफेशन जिसमें आप जैसे अभी खुद कह रहे थे कि इसमें ये एक वर्चस्व था पुरुषों का, महिलाएं उस समय नहीं थी ज़्यादा, तो आपके लिए उस तरह से भी कहीं कुछ, अगर जेंडर के लिहाज से बात करें, स्ट्रगल था कुछ? ट्रेनिंग किया, कोई स्ट्रगल नहीं था वहाँ पर। यस, लड़कियाँ बहुत कम थी उस टाइम, 40 लड़के होते थे और 2 लड़कियाँ थी वहाँ पर। सो उस टाइम में बहुत कम लड़कियाँ उस टाइम इस फील्ड में थी। फिर जॉब जब मिली तब ये था कि होता है जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स टू से कि ओह लड़की थी ना इसलिए थोड़ी गलती हो गई होगी, तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा अपनी तरफ से डालना पड़ा। पर जॉब में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लोगों ने जिस तरह मुझसे डील किया उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक अच्छे एटीट्यूड और अच्छे फीलिंग के साथ अब जब जाते हो, आपकी ये मंशा रहती है कि आपको सक्सेसफुल होना है और आपको अपना बेस्ट करना है। स्कूलिंग की बात करें तो वो गुड़गांव में हुई? मेरे फादर हरियाणा एक्साइज एंड टैक्सेशन में ऑफिसर थे, तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो उनकी ट्रांसफ़र ऑल ओवर हरियाणा होती थी, कभी पानीपत, सोनीपत, करनाल, अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव। तो इस तरह से हम उनके साथ काफ़ी ट्रैवल करते थे, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी हम वहाँ जाते थे। तो हमारी स्कूलिंग करनाल में हुई मेरी, अम्बाला में, फरीदाबाद एंड गुड़गांव। सो करनाल में इनफैक्ट मैं टैगोर बाल निकेतन में थी एंड मेरी सीनियर हुआ करती थी, काफ़ी सीनियर थी वो, मिस कल्पना चावला, द फेमस एस्ट्रोनॉट, वो हमारी सीनियर थी। मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं उसी जगह, उसी स्कूल से पढ़ी हूँ जहाँ पर इतनी फेमस सेलिब्रेटेड एस्ट्रोनॉट जहाँ से पढ़ी थी। तो स्कूलिंग आपकी हो गई, उसके बाद फिर आगे इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? स्कॉलरशिप मिलने के बाद मैं क्लब में गई और वहाँ पर अपने सारे पेपर सबमिट करके आई स्टार्टेड फ्लाइंग करनाल में। वहाँ पर मैंने कोई 250 घंटा फ्लाइंग किया। 250 आवर्स चाहिए होते हैं CPL लेने के लिए, दैट इज़ कमर्शियल पायलट लाइसेंस। वो लिया मैंने, 2 साल में मैंने अपनी पूरी फ्लाइंग कंप्लीट की वहाँ पर। 250 घंटा जो आपने फ्लाइंग किया, पहली बार जब आपने संभाला सब, वो कुछ मोमेंट कैसा था, ज़रा शेयर कीजिएगा। ये मोमेंट जो होता है जिसे हम कहते हैं एयर एक्सपीरियंस, वो हमेशा याद रहने वाला एक्सपीरियंस होता है। जब आप एक्चुअली आप प्लेन में जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हैंडल होता है। मैंने बचपन में सिर्फ देखा था कि कोई चला रहा है और मैं बस बैठ के मज़े ले रही हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं था, अब मुझे था ये सब जो कंट्रोल्स हैं, ये जो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये क्या काम करते हैं और किस तरह से हैं। तो बहुत ही रोमांचक फीलिंग थी कि अब ये मैं खुद हैंडल करूँगी और फिर इसको नीचे उतार के लाऊंगी इस जहाज़ को, जो कि एक आज भी जब हम लैंड करते हैं तो सारा दिन का काम हो जाता है और हम फ्लाइट कर लेते हैं और एंडिंग में आके एक लैंडिंग अच्छी हो जाए तो हमें लगता है हो गया, आज दिन का काम सक्सेसफुल हो गया।
तो उस दिन जब मैंने फ्लाइंग किया और सब कुछ देखा तो वो बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर सकते उस फीलिंग को आप। उससे भी अच्छा एक रहता है जब आप फर्स्ट सोलो लेते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम अकेले जाते हैं बिना इंस्ट्रक्टर के, सारी ट्रेनिंग लेके, और अब आप अकेले हैं उस जहाज़ में, आपको वो ऊपर लेकर जाना है और फिर आप उसको जहाज़ को अपने आप नीचे लेकर आएंगे। दैट इज़ फर्स्ट सोलो। उसके लिए बड़ी लोग इंतज़ार करते हैं और प्रे करते हैं कि मुझे फ़र्स्ट सोलो कब मिलेगी। आपको कितने घंटे लगे सोलो फ्लाइंग के लिए जाने के लिए, कितना इंतज़ार करना पड़ा? फर्स्ट सोलो लेने के लिए मुझे तपस्या 8 घंटों की तपस्या करनी पड़ी। सो 8 आवर्स मैंने कंप्लीट किए। इनिशियल 8 आवर्स करने में आपको 1 या 1.5 महीना लग जाता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आपको हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर आप स्ट्रेच पे कराते हैं। वो एकदम से ही नहीं करा देते आपको कि आज 1-2 घंटे कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो मुझे 8 आवर्स में मिली सोलो, और मेरे क्लब में मेरे हस्बैंड का रिकॉर्ड था 7 आवर्स का, जो कि मैंने सोचा था कि मैं तोड़ दूंगी वो रिकॉर्ड। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर हिम मैंने नहीं तोड़ा। मुझे 8 आवर्स में मिली सोलो एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। हस्बैंड की आपने अभी बात की यहाँ पर कि वो भी सेम फील्ड से हैं, पायलट रहे हैं, तो कितना आसान या कितना मुश्किल था आप दोनों का सेम प्रोफेशन से होना? सेम प्रोफेशन से होने के लिए बहुत फ़ायदा रहा। एक तो वो काफ़ी हेल्पफुल हैं ही, प्लस सेम प्रोफेशन में होने की वजह से उनको पता भी था कि किस तरह से ट्रेनिंग में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और हमारे स्केड्यूल्स कितने डिफरेंट हैं, क्या क्या डिमांड्स होती हैं हमारी जॉब की, सुबह की, शाम की। हमारा कोई सैटरडे संडे नहीं होता, कोई पब्लिक हॉलीडेज़ नहीं होती हैं, हम दिवाली नाइट को फ्लाई कर रहे होते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशन में, क्योंकि डॉक्टर्स पे जिस तरह से कुछ तरह के प्रेशर्स रहते हैं, वैसे ही पायलट की लाइफ में काफ़ी प्रेशर्स रहते हैं, जो हम दिवाली वाले दिन पूरी फैमिली को छोड़ के हम लोगों को फ्लाई करके कहीं और लेके जा रहे होते हैं, और फैमिली पीछे से समझती है कि हाँ उसको जाना था बिकॉज ये जॉब की डिमांड है। तो काफ़ी हेल्पफुल हैं मेरे हस्बैंड। हमारे घर में कोई काम का ऐसा कोई कट आउट एरिया नहीं है कि ये काम हस्बैंड ही करेगा, ये वाइफ ही करेगी। मेरे हस्बैंड पूरी किचन संभालते हैं जब मैं बाहर जाती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं रहती घर कैसे चलेगा, बच्चे क्या करेंगे। बच्चे बिल्कुल दे अंडरस्टैंड कि फादर हैं, वो वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसे मदर रख। कोई भी स्त्री है, वो प्रोफेशन में है, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन वो माँ भी है, वो पत्नी भी है, वो बहू भी है, वो बेटी भी है, और उसको अपने लिए भी समय चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में एक तरह से बैलेंस बनाना, और फिर बहुत सारे जब आप फैमिली लाइफ में होते हैं बहुत सारे प्रेशर्स भी होते हैं, उनके साथ फ्लाई करना मुश्किल होती है कभी कभी? ऐसा कुछ मुश्किल मैंने फ़ील नहीं किया है, क्योंकि ये जॉब मेरे पसंद की है, मुझे अच्छा लगता है फ्लाइंग करना। 4-5 दिन हो जाएं तो मैं सोचती हूँ नेक्स्ट फ़्लाइट कब होगी, क्योंकि हम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में हैं। तो हम जब फ़्लाइट से आते हैं 2 दिन का हमें रेस्ट मिलता है, उसके बाद फ़्लाइट होती है तो हमें देते हैं। जब बिज़ी स्केड्यूल होता है तो येस, तीसरे दिन हमें जाना पड़ता है फिर से फ़्लाइट पे, पर कई बार 4 दिन भी हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट कब है, मैं मिस करती हूँ उस चीज़ को। पर अगेन उसी समय मुझे याद आता है कि मुझे बच्चों को छोड़ के जाना है, मेरे बच्चे की PTM है, उसके स्कूल में मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी, या मुझे और मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था किसी के घर पे, कोई फंक्शन था, तो उसमें एडजस्टमेंट थोड़ी सी करनी पड़ती है कि एक चीज़ कोई छोड़नी पड़ेगी, फ़्लाइट आएगी। तो शुरुआत में कुछ दिक्कत हुई लोगों के माइंडसेट की अगर बात की जाए कि एक वुमेन पायलट है, तो कहीं आपको लगा अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम है, या आपके ऊपर डबल प्रेशर था, किसी भी तरह से डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? हमारी जॉब में यस प्रेशर्स तो रहते ही हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि लेडी पायलट है क्या होगा, बट मेरे अक्रॉस ऐसा कोई भी नहीं आया। बट यस, मैंने सुनी है लोगों से बातें जो लोगों ने गलत बोला है, पर कई बार इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर मैंने अच्छी लैंडिंग की है और पैसेंजर्स को पता है कि आज लेडी कैप्टन रही हैं हमारी, तो वो स्पेशली थैंक्स करने आते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, और फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि हमारी बेस्ट लैंडिंग्स लेडी पायलट्स के साथ रही हैं। तो इनफैक्ट मैं ये सोचती हूँ कि हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो ये काम करते ही रहते हैं और कब से करते आ रहे हैं,
कोई स्पेशली आगे उनको ये बोले ना बोले, पर लेडी पायलट्स को आगे ज़रूर बोल देता है, तो यहाँ पर हमें एक एडवांटेज हो जाती है। दीपा जी, जब हम बात करते हैं सक्सेस की, बात करते हैं अचीवमेंट्स की, बात करते हैं अलग अलग एरियाज़ की जहाँ पर अब हम देखते हैं वुमेन फोक जो हैं वो आगे आ रही हैं, लेकिन फिर भी फ्लाइंग की जब बात आती है तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें शायद औरतें खुद भी अभी तक उस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करती रहीं। ऐसे में कभी आपको लगा कि कुछ दुविधा, कोई परेशानी आपके बीच आई हो? ऐसा कुछ भी नहीं आया है तपस्या। हमारी ट्रेनिंग 6 मंथ्स में एक बार हम जाते हैं और अपने सिमुलेटर्स पे बैठ के सारी इमरजेंसीज़ को एक बार ट्राई करते हैं, और जो कि मैंडेटरी है। हमारा प्रोसीजर है ये कि हर 6 महीने में आपका चेक होगा और आपको ये सारे इंजन फेल और जितनी भी प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हैं, जितना हम सोच सकते हैं उतना हम ट्राई करना चाहते हैं उस पर, कि अगर इंजन फेल हो गया या टायर फट गया या ये हो गया तो आप क्या करेंगे। तो उसमें हमारे चेक्स होते हैं, अगर हम उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाते तो वो हमें दोबारा ट्राई करने को बोलते हैं, और नहीं होता तो फिर उसमें फेलियर के भी चांसेस होते हैं, और जब आप सीख जाते हैं दोबारा से फिर आप प्लेन चलाते हैं। तो उसके लिए हमें पूरा ट्रेन किया जाता है, और बाकी आप किस तरह से हैंडल करते हैं वो हर एक पर्सन थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक दूसरे से। कोई थोड़ा घबरा के करता है और कोई फटाफट से ऐसे ही कर देता है। मुझे आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम याद नहीं आता जो मुझे आया हुआ हो और मैं घबरा गई हूँ। होता है, और आपको पता है ये मैंने ट्रेनिंग में किया हुआ है, आप उसे इजीली हैंडल कर लेते हैं। छोटे बेटी की अगर बात करें तो उनका थोड़ा सा बताइए, क्या कर रहे हैं? छोटा बेटा हमारा, उसका नाम है करण, और वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है। डांसेस, प्ले, डिबेट्स, पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा है। आपसे पूछें कि अपनी फिटनेस के लिए मेंटल फिजिकल बोथ क्या आप करती हैं और क्या ज़रूरी होता है? हमें कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमें एवरी 6 मंथ जैसे हमारा स्किल टेस्ट होता है सिमुलेटर में जाके, वैसे ही हमारा मेडिकल चेक भी होता है, और बड़ा थॉरो करते हैं वो। हमारी ब्लड रिपोर्ट से लेकर ECG एंड ईयर, नोज़, आइज़, आईसाइट, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब आपको ये सुबह और शाम जाग के उल्टे सीधे टाइम खाना खा के उसके बाद फिट रहना होता है एवरी 6 मंथ्स, बिल्कुल 100%। आपको हमेशा ही किसी न किसी फिज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को बिज़ी रखना होता है। या तो आप एक्सरसाइज कीजिए या कोई स्पोर्ट्स लीजिए जिसमें आप हेल्दी रह सकें, आप एरोबिक्स जैसे टाइप की अपनी हार्ट को फिट रख सकें। प्लस मैं पर्सनली योगा करती हूँ और थोड़ा बहुत एरोबिक्स भी करती हूँ। जो मदर्स वर्किंग हैं उनके लिए कभी कभी दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, और आपको भी जब उनको आप छोड़ के जाते हैं कहीं पे तो आपको भी एक कहीं गिल्ट फीलिंग रहती है कि मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ, वो कैसे करेंगे अपने आप हैंडल। तो उसके लिए अगेन आपको फैमिली सपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को ये ज़्यादा फील ना हो, जैसे हस्बैंड हुए, और अगर आपकी मदर या मदर इन लॉ साथ में है तो और अच्छा है। तो उस टाइम में ज़रूर फील होता था, पर कहीं ना कहीं हर एक को थोड़ा वक्त निकाल के अपने लिए, अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई आपके पास हुनर है, तो आपको उसको आगे के लिए तैयार रखना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो आपको वही काम भी करना होगा, कुछ शुरू करना होगा, और वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये बात मेरे बड़े बेटे ने बड़े अच्छे से समझी, और मुझे वो 6 साल का था और उसकी बात मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मैं उससे पूछ रही थी, आप मेरे पीछे से ठीक रहते हो ना, अगर आप कहो और आपको प्रॉब्लम पड़ेगी तो मैं जॉब छोड़ दूँगी। तो उसने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया मुझे। 6 साल का छोटा सा बच्चा मुझे कहता है, मम्मी एक दिन मैं भी बड़ा हो जाऊँगा और छोटे वाला ब्रदर भी, मेरा करण भी बड़ा हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? आपके लिए बहुत लेट हो जाएगा।
6 साल के बच्चे ने ये बात जब मुझे बोली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा यस, जब मैं दूर होती थी तो मुझे फील भी होता था, बच्चों के लिए रोती भी थी, पर ठीक है वो टाइम निकल गया। मेरी मदर इन लॉ और मदर ने ये साफ साफ बोला, बेटा ये टाइम निकल जाएगा पर ये सब कुछ करो, मेहनत करो, और यही बच्चे फिर आगे तुम्हारे लिए ये प्राउड फील करेंगे आपके लिए। आज आप अपने आप को किस मकाम पे पाती हैं? आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं आज इस मकाम पे पहुंच सकी हूं, और जहां मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब है जो मेरे लाइकिंग की है, और साथ में बच्चों को भी इस बात का है कि हमारी मदर पायलट है। बच्चे प्राउड फील करते हैं, मेरे हस्बैंड प्राउड फील करते हैं, मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, और मुझे वो करने को मिलता है जो मुझे पसंद है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने भी कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उस एंगल से अगर देखें, जो लोग इस समय आपको देख रहे हैं, ख़ासतौर से हरियाणा के लोग, क्योंकि आप यहीं पर पली बड़ी हैं, तो उन माता पिता से क्या कहना चाहेंगी बेटियों को पढ़ाने के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी उनसे कि बेटियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। बेटियों को नीचा ना समझें, उनको बराबर का हिस्सा दें फैमिली में। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी इस बात को नहीं समझा कि बेटियां कुछ कम होती हैं भाई से, अपने बेटे से कम पढ़ाओ या इनको कुछ कम दो इनको, ऐसा नहीं समझा। तो उनकी इसी थिंकिंग की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर वो ये सोचते कि नहीं बेटी है, इसको तो पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी तो शादी करके भेज दो इसको, और ये तो बोझ है, तो मैं आज इतनी खुश, इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। मेरे पेरेंट्स ने ये बात समझी बहुत पहले कि ऐसा फ़र्क करना ठीक नहीं है, तो आज मैं यहाँ पर हूँ जिसमें मेरे पेरेंट्स खुश हैं और मेरा प्रदेश भी मेरे लिए खुश होता है। मैंने कई बार लोगों से सुना, जब मैं किसी मीटिंग्स वगैरह में जाती हूँ, कुछ बोलती हूँ, तो लोग बहुत खुश होते हैं देखकर। और मैं कहूँगी कि आप ये एग्ज़ाम्पल ले लीजिए मेरा, कि अगर इससे आप कुछ सीख सकें कि अगर आप अपनी बेटी को थोड़ा बढ़ावा देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकती, और वो कुछ पालेगी, कुछ कर लेगी, तो आपका भी नाम होगा और आप भी खुशी होकर सामने खड़े होकर कह सकेंगे ये मेरी बेटी है और इसको मैंने पढ़ाया तो ये यहाँ तक पहुँची है। आपके हस्बैंड का जब जिक्र आया तो एक बात आपसे पूछना और चाहेंगे कि ये मतलब अपने आप में कोइंसिडेंस था कि आप दोनों सेम प्रोफेशन से हैं, इत्तेफाक था या कोशिश थी? कैसे उनसे मुलाकात हुई, कैसे शादी हुई? हमारी मुलाकात फ़र्स्ट टाइम फ्लाइंग क्लब में हुई करनाल में, और ये मेरे हस्बैंड मेरे सीनियर थे वहाँ पे, तो इनका फ्लाइंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, तो मैं बड़ी इम्प्रेस थी। और लेटर हमें बाद में पता चला कि हमारी फैमिलीज़ भी एक दूसरे को लास्ट 3 जनरेशन से एक दूसरे को जानती थी। मेरे नाना जी जो पालम एयरपोर्ट पे उस टाइम कस्टम के सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, कमिश्नर, और मेरे हस्बैंड के दादाजी डीसी रिटायर्ड थे गुड़गांव में, तो दोनों का आपस में काफ़ी मिलना जुलना था। मेरी मदर भी जानती थी, आना जाना रहता था। फिर कुछ बीच में मेरे पेरेंट्स की ट्रांसफ़र वाली जॉब थी तो हम कहीं और चले गए, और मेरे हस्बैंड की फैमिली फर्दर चंडीगढ़ में चली गई। मेरी मदर इन लॉ वहाँ पर जॉब करती थी, फादर इन लॉ भी वहाँ जॉब पे कर रहे थे, तो हमारा मिलना जुलना कुछ कम हो गया। तो हमें पता नहीं था कि हम ये कौन है वो कौन है। फिर हमें पता चला, और बाद में जब फैमिलीज़ मिली और लाइकिंग थी, हम दोनों एक प्रोफेशन में थे और हम एक दूसरे को लाइक भी करते थे, तो फिर हमारी शादी हुई। सो इट वाज अ मिक्स ऑफ लव मैरिज कम अरेंज्ड मैरिज। खाली वक्त में क्या करना पसंद करती हैं आप? खाली वक्त में मुझे गार्डनिंग करना पसंद है। काफ़ी मेरा गार्डनिंग में रुझान रहता है, तो पेड़ों को चेक करना अपने, और बागवानी करना, अपना किचन गार्डन को मेंटेन करना, ये मेरे शौक़ रहते हैं। और साथ में मैं पढ़ाई भी काफ़ी करती हूँ, काफ़ी बुक्स वगैरह। दीपा जी, जब आप एज अ पायलट फ्लाई नहीं कर रही होती हैं और प्लेन में वैसे एज अ पैसेंजर बैठी होती हैं, तो क्या फीलिंग रहती है उस समय? अभी इनफैक्ट हम ट्रैवल करके आए हैं, तो मैं यही सोच रही थी अपने आप से कि हम पीछे बैठ के कैसा फील करते हैं, जहाँ हमें नहीं पता कि अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, अभी क्या हो रहा है। तो बड़ी रेस्टलेसनेस सी होती है मुझे कि एक बार जाती हूँ कॉकपिट में, चेक करके आती हूँ क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँचे हैं अभी। तो वो बार बार कॉकपिट तक जाने की बड़ी इच्छा रहती है, पीछे कंफर्टेबली बैठ के जैसे लोग बैठे होते हैं, अपनी पिक्चर देख रहे होते हैं और एंटरटेनमेंट का मज़ा ले रहे होते हैं। मुझे हमेशा यही होता है, एक बार जाके कॉकपिट में चेक करके आऊँ क्या हो रहा है। दीपा जी, चलते चलते आपसे यही जानना चाहेंगे
आप इस मकाम तक पहुंची हैं। अब जो लोग आपको देख रहे हैं, ख़ास तौर से वो लड़कियां, एक वक्त हम कहते रहे कि उनको एयर होस्टेस बनना है, अब ज़्यादातर लड़कियां कहती हैं हमें पायलट बनना है। क्या कहना चाहेंगे उनसे? मेरा आंसर होगा गो फॉर इट, टेक इट, यू डिज़र्व इट। दीपा जी बहुत बहुत शुक्रिया, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जब बता रही थी हमें लग रहा था हम भी आसमानों में। थैंक यू सो मच। आपके सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी ओर से आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। सो मच।